साथियों, कोरोना संक्रमण से लगातार अपने किसी प्रिय के निधन की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। बड़ा दुख होता है। लगता है कि भारत सरकार के द्वारा जो 22 अप्रैल 2021 को इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की गई थी, उनका अध्ययन नहीं किया गया है। लोग इस संबंध में जानकारी करें, इसी को सरल भाषा में बताने का मेरा इस वीडियो का मकसद है। सबसे पहले लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो अध्ययन किया है वो मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन चिकित्सक से सलाह जरूर लें और उसको भी ये गाइडलाइंस अगर नहीं मालूम है तो बताएं। आप इस बात की सावधानी रखें, देखते रहें कि इन्हीं सब निर्देशों के अनुसार आपकी चिकित्सा की जा रही है अथवा नहीं की जा रही है। तो मैं आपको वो जो गाइडलाइंस हैं देख रहे होंगे, इसमें 3 तरह के कोरोना के लक्षणों का इलाज बताया गया है। माइल्ड डिसीज है अगर बहुत मामूली लक्षण हैं, या थोड़े से ज़्यादा हैं, या गंभीर लक्षण पैदा हो गए हैं, तो यहाँ केवल हम जो है मामूली लक्षण, जो माइल्ड डिसीज के लक्षण हैं, उनकी ही बात करेंगे। माइल्ड डिसीज के जो लक्षण हैं उनमें वही लक्षण हैं कि जो फ्लू वगैरह में खांसी, बुखार, जुखाम, या जो भी आप कफ वगैरह बन रहा है, सिर में दर्द हो गया, गले में खराश हो गई, यही मामूली लक्षण है। जैसा कि पहले से आप जानते हैं कि जब कोरोना बीमारी नहीं थी तो जैसा हो जाता था, लेकिन इस वक्त क्या है कि यही कोरोना के लक्षण हैं। तो जब भी ऐसा हो तो आप सतर्क हो जाएं, और भारत सरकार की एक गाइडलाइंस भी कहती है कि आइसोलेशन में चले जाएं और ये मान लें कि हमें कोरोना का वायरस आ चुका है, चाहे उसका टेस्ट करवाया गया हो जब तक या नहीं, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो टेस्ट कराने पर भी 2-3 दिन के बाद आता है। तुरंत टेस्ट कराएंगे तो नहीं आएगा। और यदि कोरोना का वायरस शरीर में आ गया है तो 1 दिन भी आप जो है जो निर्देश हैं या जो दवाई लेनी है वो नहीं लेंगे तो फिर थोड़ा सा लक्षण आपका बढ़ जाएगा, बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसी चीज़ हो कि खराश वगैरह जैसी मैंने बताई इसमें लिखी है, चाहे बुखार हो या ना हो, पहली बात। दूसरी बात, चाहे आपकी सांस बिल्कुल ठीक चल रही हो। तीसरी बात, ऑक्सी लेवल भी आपका ठीक हो। चौथी बात, लेकिन फिर भी आप ये मान लें और खूब जो है पानी पिएं, आइसोलेशन में चले जाएं तो सब है ही, और साथ में बुखार यदि है तो आप 650 mg की पैरासीटामोल लें। 650 से कम नहीं लें, वो काम नहीं करती है। खांसी की और जो दर्द वगैरह की और जो दवाइयाँ सब जानते हैं मामूली, वो आप लेते रहें। मल्टीविटामिन, जिंकोविट वगैरह आप खाना शुरू करते हैं। पानी खूब पिएं। तो ये तो आप समझ लिए, ये सब आपको करना है। और बाकी तो जो आयुर्वेद वाले बताते हैं, भपारा वगैरह, वो सब आप जानते हैं। मैं इसके जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं की केवल बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात क्या आ गई कि 3-4 दिन के या 5 दिन के बाद आपका बुखार काफ़ी बढ़ गया, आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लग गई है, या आपने देखा कि मेरा जो ऑक्सी लेवल है वो नीचे गिर रहा है, पहले 97 था, अब 96-95 इस तरह की बात आ रही है, तो आप थोड़ा सतर्कता रखें। इसके अलावा इसी जो गाइडलाइंस है इनमें आप देख रहे होंगे कि वो लिखा है कि हाई रिस्क फॉर सीवर डिसीज और मॉर्टेलिटी। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनको इस प्रकार से जो इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि 60 साल के अधिक के हैं, या किसी को हृदय की तकलीफ़ है, या ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, 140-90 से काफ़ी ऊपर रहता है, या डायबिटीज़ है, इसी प्रकार से जिनका कोई ऑपरेशन या पहले कभी कुछ हुआ, इम्यूनिटी सिस्टम उनका कमज़ोर है, या किसी को जो है फेफड़ों की, किडनी की, लीवर की कोई बीमारी से ग्रसित है, या फिर जो है मोटापा काफ़ी है। ये भी आप समझिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि खूब खाते पीते हैं लेकिन वर्जिश वगैरह नहीं करते हैं, मोटापा उनको काफ़ी है, या किसी को पहले से ही सांस की तकलीफ़ चली आ रही है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको 3-4 दिन के बाद यदि वो लक्षण बढ़ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, या फीवर ज़्यादा बढ़ गया, ऑक्सीजन घट रहा है, तो वो बहुत ही सतर्क हो जाएं। और ऐसे व्यक्ति ही अगर वो असावधानी रखते हैं तो उन्हीं के निधन की ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें लिखा है गाइडलाइंस में, नीचे आप पढ़ लें, ऐसे व्यक्ति को 3-4 दिन के बाद एकदम सतर्क हो जाएँ, चिकित्सक से परामर्श करें। अब चिकित्सक जो है वो क्या इलाज करते हैं, थोड़ा इस पर भी ध्यान दें। इसमें एक तो इवरमेक्टिन, जो आपने देखा होगा बाईं तरफ मेडूज में लिखा हुआ है, तो इवरमेक्टिन टैबलेट है जो इसमें 200 mcg, ये पर किलोग्राम वंस ए डे फॉर 3 days लिखा है।
और इसको जो है जो ये गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पिलाती हुई महिलाएं हैं, इनको नहीं दी जाएगी, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। या इसमें टैबलेट HCQ ये सब लिखा हुआ है, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। और एक टैबलेट और है मोंटेलोकास्ट, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा ठीक करती है। तो ये जो है टैबलेट इसमें दी जाती हैं। आप डॉक्टरों को बताएं, अपने मन से ना लें, आप डॉक्टरों की गाइडेंस में लें और इसकी जो भारत सरकारी गाइडेंस है इसको पढ़ें। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए और पहले से इनकी तैयारी कर लें डॉक्टर से पूछ के कि हमें कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है और कौन सी जो है वो सावधानी के बतौर अपने घर पर रखनी है। अब ये तो आपकी हो गई बात 3, 4, 5 दिन की बात। अब 5 दिन के बाद भी यदि आपको कोई मतलब आराम नहीं मिल रहा है और कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो अब बहुत ज़्यादा सतर्कता की बात है और इसमें आपको संभवतः जो विशेषज्ञ हैं उनके निर्देश के अनुसार अपना उपचार कराना चाहिए। लेकिन एक बात 2 बात जो बड़े बड़े हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके इंटरव्यू वगैरह जो आते रहते हैं टेलीविज़न वगैरह में, उनसे जो मैंने जानकारी महसूस की है वो ये है कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल ज़रूर चेक करें। और उसको चेक करने का तरीका यह है कि आपका रूम टेम्परेचर पे यदि उसमें 96, 97, 98 कोई भी परसेंटेज उसकी आती है, उसके बाद आप 6, 7, 8 मिनट की चहल पहल करें, थोड़ी बहुत शरीर को हिलाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें और फिर उसे देखें। अगर वो गिर रहा है, पहले 97 था और थोड़ी 8-10 मिनट की आपने कसरत सी करी तो वो 97 की जगह 95 आ गया, तो ये खतरे की बात है। और 97 से अगर वो 98 हो गया, 99 हो गया तो कोई खतरे की बात नहीं है। दूसरी बात कि अगर वो गिर रहा है थोड़ा बहुत, तो बहुत सब तरीके बता ही रहे हैं कि उल्टा लेट जाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, घर पे रह के आप 2-3 जो है उसके पॉइंट्स 97 से 98, 99 कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब आपको जानकारी है। यह भी देखने में आ रहा है कि बहुत से व्यक्तियों के पास ऑक्सीमीटर नहीं है। वह अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे देखें, इसके लिए वह आलथी पालथी मारकर बैठ जाएं, सांस रोककर गिनती गिनना शुरू करें। यदि वह 60 के आसपास तक गिनती गिन लेते हैं, 45 से 50 से ऊपर भी गिन लेते हैं, तो उनको ये मानना चाहिए कि हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है कुछ ठीक ठाक है। लेकिन फिर दोबारा भी चेक करें अगले दिन। यदि पहले दिन उन्होंने 60 तक गिनती गिनी सांस रोककर और अगले दिन उसमें कमी आ रही है, सांस रोककर गिनती 60 तक नहीं गिन पा रहे हैं, तो सतर्क हो जाएं। और यदि सांस रोककर वो 30 तक भी गिनती ठीक से नहीं गिन पा रहे हैं, सांस उखड़ जाता है, तो फिर खतरे की बात है और इसे और भी चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कि वो 15, 20, 25 तक गिनती गिनने पर ही सांस लड़खड़ाने लगे, तो तुरंत जो है अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है और इस तरह की स्थिति में उनको संभाला जा सकता है। ये भी विशेष करके ध्यान देने योग्य बात है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको समझनी चाहिए और कोई भी डर की या भय की बात इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस से भी ये जो वायरस है इसका संक्रमण हमारे शरीर में ज़्यादा फैलता है। तो प्रसन्न रहिए, विटामिन्स वगैरह की गोलियां आप खा ही रहे हैं, जानते ही आप सब, यही सब चीज़ें जो हैं आपको ये महामारी से आपको उबारेंगे। और सभी ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ज़्यादा निधन नहीं होते हैं, ये हमारी गलतियों से या हम चिकित्सा समय पर जो नहीं ले पा रहे हैं ये उनसे होते हैं। एक बात मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, जो सरकार के नज़दीक हैं, यदि उन्हें ठीक लगती है तो वहाँ तक पहुँचाएँ कि जब किसी व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके पास कभी तो पुलिस कंट्रोल रूम से, कभी PSC कंट्रोल रूम से, कभी आयुर्वेद चिकित्सालय कोई वहाँ के कंट्रोल रूम से फ़ोन आने लगते हैं। एक ही बात वो पूछते हैं, कुछ और पूछते नहीं। हाँ, सिविल अस्पताल से जब फ़ोन आता है वो बड़ा अच्छा लगता है। वो पूछते हैं कि साहब दवाई की आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, दवाई भिजवाएं, क्या हाल की स्थिति है आपकी। तो जो सिविल अस्पताल से फ़ोन आता है उससे तो मनोबल बढ़ता है किसी भी इस तरह के पेशेंट का या उसके घर वालों का, लेकिन और जो फ़ोन आते हैं उससे केवल तनाव होता है और वो एक ही बात पूछते हैं। 3 कंट्रोल रूम बना के एक ही बात पूछनी, उसका क्या सोच है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर सिविल अस्पताल डॉक्टरों का ये मामला है, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जो भी सरकार को इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से ले ले, वहाँ एक जनसंपर्क अधिकारी और बिठा दे। तो ये जो है ये लोगों का तनाव देने का जो है व्यवस्था,
लोगों की ये ख़त्म होनी चाहिए। इसमें सुकून लोगों को मिलना चाहिए और बड़े शांति से लोग अपना आइसोलेशन पीरियड जो है वो व्यतीत करें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।